नमस्कार दोस्त। मैं कुंदन कुमार। मैं अपने यूट्यूब चैनल एक्सेल ट्यूटर्स में आपका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग विभिन्न परीक्षाओं के लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो 1905 से 1919 के बीच जो ग्रामपंथी चरण है, उसके दौरान एक महत्वपूर्ण घटना, वैश्विक घटना घटी थी। वह था प्रथम विश्व युद्ध, संपूर्ण युद्ध। इससे विगत परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। हम इसको विश्व इतिहास में विस्तृत तौर पर पढ़ेंगे, लेकिन इसको संक्षेप में प्रथम विश्व युद्ध को देख लेने का काम करेंगे और बाद में हम लोग जब विश्व इतिहास पढ़ेंगे तब इसको विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं विश्व इतिहास की जो महत्वपूर्ण घटना थी प्रथम विश्व युद्ध, उसको तो सर्वप्रथम जानेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ क्यों, इसको प्रथम विश्व युद्ध क्यों कहा जाता है। तो इसको प्रथम विश्व युद्ध इसलिए कहा जाता है क्योंकि इससे पहले जितने भी युद्ध लड़े गए थे वह सीमित स्तर पर था, लेकिन इसका जो प्रभाव था, जो पहला युद्ध था, जो यूरोप ही नहीं, अमेरिका ही नहीं, एशिया तक इसकी जो प्रभाव था, धमक था, वह बरकरार था। भले ही भारत भी इसमें प्रत्यक्ष तौर पर सम्मिलित नहीं था, लेकिन ब्रिटेन का उपनिवेश था और जो भारतीय सैनिक है ब्रिटेन की तरफ से लड़ने का काम किए थे। तो इसका कौन सी परिस्थितियां थी, कारण था। कारण पूछता है विगत परीक्षा में कि प्रथम विश्व युद्ध का क्या कारण था। 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें पूछता है। तो इसकी जो प्रमुख कारण था वह आर्थिक था, साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा। जैसे जानते हैं कि 1757 के बाद जो भारत में ब्रिटिश राज जो प्रभुत्व स्थापित हुआ, राजनीतिक सत्ता बनी, तो उसे यहाँ के धन और संपदा है, सोना चांदी, वह ब्रिटेन ले गए और यहाँ से ले जाकर वह क्या किया, उसका भोग और विलास में तो व्यय नहीं किया। वो क्या किया, कारखाना लगाया, फैक्ट्री लगाया और वहाँ औद्योगिकरण हो गया, जबकि हमारा भी औद्योगिकरण कर दिया। अब वहाँ ले गया, जैसे कि आप भी समझते हैं कि अगर आपको कुछ छोटा भी रोजगार करना है तो उसके लिए पूंजी बहुत जरूरी है। तो पूंजी पूरा लूट कर यहाँ से ले गया और वहाँ कल कारखाना लगाया और उसके बाद उसका उत्पादन किया। अब मशीनीकरण हुआ, तकनीकी विकास हुआ, अब बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगा। अब उत्पादन होने लगा तो उसको भाई खरीदने वाला भी तो चाहिए कोई, तो उसको खरीदने के लिए बाजार, बेचने के लिए बाजार चाहिए। तो क्या किया कि जो भारत जैसे देश, लैटिन अमेरिका हो या अफ्रीका हो, वहाँ के जो देश थे उसको गुलाम बनाना वह शुरू कर दिया। अब न होता है कि आप देखे हुए कि गांव में कि जब कोई एक व्यक्ति काम करता है तो दूसरा उसी तरह के काम कर उसको अनुकरण करना चाहता है। तो जब ब्रिटेन में औद्योगिकरण हुआ तो उसके बाद फिर जो यूरोप के अन्य देश थे, जर्मनी, फ्रांस, इन लोगों ने, जो ये सब देश थे, इन लोगों ने भी अपना औद्योगिकरण, मतलब जो मशीनी विकास है, उसको करने का काम किया और फिर उसको भी मतलब इतना न उत्पादन होने लगा कि नया बाजार चाहिए था। बाजार चाहिए था तो वो भी एशिया अफ्रीका में अपना उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया। लेकिन तब तक ब्रिटेन, फ्रांस आदि का जो साम्राज्य है वह बहुत विस्तृत हो गया था और जो नया क्षेत्र था गुलाम बनाने के लिए, वह बचा ही नहीं था। लेकिन जर्मनी भी चाहता था कि हम भी गुलाम बनाए। तो क्या हो गया, अब वैश्विक स्तर पर जो उपनिवेश बनाने के लिए, गुलाम बनाने के लिए जो ये यूरोपीय देश था, उसमें संघर्ष होने लगा। इसका दूसरा महत्वपूर्ण कारण गुप्त संधियां था। जो आधुनिक कूटनीति का जनक कहा जाता है, चांसलर ओटोमान बिस्मार्क को, जब 1871 में उसने जर्मनी का एकीकरण पूर्ण कर दिया, तो उसका विदेश नीति था, उसका एक ही लक्ष्य था कि जो फ्रांस है उसको वैश्विक राजनीति से, खासकर यूरोप की राजनीति से उसको एकांकी कर दिया जाए, उसको बहिष्कृत कर दिया जाए, उसका कोई मित्र न हो, मित्र विहीन कर दिया जाए, क्योंकि उसका अपमान हुआ था
उसको 1871 में जो शंडा के युद्ध में उसको पराजित कर वहाँ के शीश महल में वो अपनी जो जर्मनी का एकीकरण की घोषणा की थी। तो इसलिए उसको अलग थलग रखना चाहता था, और इसी के लिए अलग थलग रखने के लिए उन्होंने जो कूटनीतिक संधियां है, गुप्त संधियां का एक श्रृंखला ही प्रारंभ कर दी। विभिन्न देशों के साथ उसने संधि की, ऑस्ट्रिया, रूस, इंग्लैंड आदि। इसी तरह जैसे कि जो त्रिगुट संधि उसने बनाया, ऑस्ट्रिया, रूस, ऑस्ट्रिया, इटली और जर्मनी का, तो उसके विरोध में भी फिर जो ये इंग्लैंड था, फ्रांस था, रूस था आदि, इन देशों ने भी अपना उसके विरोध में जो संगठन था, गुट था, बनाया। इससे क्या हुआ, पूरा यूरोप में अव्यवस्था, अशांति फैल गया, एक दूसरे के प्रति अविश्वास फैल गया इस संधियों के कारण। तीसरा महत्वपूर्ण कारण है कि जो यूरोप में भी तनाव बढ़ गया, क्योंकि अब जो यूरोप के बड़े देश थे, औद्योगिक देश थे, जिन्होंने अपना औद्योगिकरण कर लिया था, अब वो क्या क्या छोटे देश थे यूरोप के, उस पर अपना प्रभुत्व जमाने लगे, क्योंकि वहाँ भी बाजार की तलाश में थे। खपत विदेश में तो गुलाम बना ही रहा था, वो अपना जो यूरोप था उसमें भी छोटे छोटे देशों को अपना अधिकृत कर अपना बाजार बनाना चाह रहे थे। तो इससे जो यूरोप की जो शक्तियाँ थी, जो महत्वपूर्ण बड़ी बड़ी शक्तियाँ थी, शक्तिशाली, वह टकराने लगी एक दूसरे से। और इस काल में जो शस्त्रीकरण का काफ़ी विकास हुआ। प्रत्येक राष्ट्र जब ऐसी आशंका होता है, एक दूसरे का डर, असुरक्षा का भाव होता है, तो वहाँ क्या होता है, वहाँ शस्त्रों की विकास होता है। जैसे गांव में देख लीजिएगा कि अगर कोई व्यक्ति है या कोई परिवार वह हथियार खरीद लेता है, तो जो उससे कमज़ोर रहता है, चाहे दूसरा रहता है, उससे सुरक्षा अपने आप को महसूस करता है, तो वो भी खरीद लेता है। तो ऐसे ही यूरोप के देश जो पनडुब्बियाँ हो, टैंक हो, वायुयान हो आदि, समुद्री जहाज हो, उसको अपना विकास करने लगे, और यूरोप पूरा जो सैनिक सामान था वह काफ़ी उत्पादन होने लगा, एक दूसरे की जो सुरक्षा है वह बढ़ने लगी। इसी तरह उग्र राष्ट्रीयता का वहाँ विकास हुआ। जैसे इटली और जो जर्मनी का एकीकरण हुआ था, तो उससे वहाँ जो यूरोप के अन्य देशों में राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ। लेकिन अब जो 20वीं शताब्दी में जो राष्ट्रवाद आया, वह उग्र राष्ट्रवाद आया, और वह अपने को ही सही कहता था। वह उसका राष्ट्र ही अपने को समझता था कि हमारा राष्ट्र ही सबसे बढ़िया है, दूसरे का राष्ट्र वो अच्छा नहीं है। तो इस आधार पर क्या होता है, विभिन्न राष्ट्रीयता के नाम पर, उग्र राष्ट्रीयता के नाम पर एक देश दूसरे देश से टकराने लगे, और बाल्कन में यह समस्या काफ़ी गंभीर हो गई थी। उसी तरह शस्त्रीकरण की तो हो ही रही थी, उग्र राष्ट्रीयता का विकास तो हो ही रहा था। और फिर जो समाचार पत्र था, उसने भी जो इसको बढ़ा चढ़ाकर पेश किया, छोटे छोटा खबर को बड़ा बड़ा बना देता था। उसने स्वयं को सही और दूसरे को गलत करने की जो प्रवृत्ति है, उस पर रोक लगाने के बजाय उसको आग प्रसारित। आज भी देख रहे हैं ना, जो समाचार पत्र है, या जो टीवी पर शाम को डिबेट होता है, उसमें क्या होता है, एक दूसरे देश के प्रति, जैसे पाकिस्तान है, उसके प्रति जो अगर कुछ घटनाएं होता है उसको बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है। इससे क्या होता है, दोनों देश का संबंध खराब होता है। उस जो जिम्मेदारी पत्रकारिता है वह नहीं कर पाता है। उसी तरह जो यूरोप के अधिनायकवादी शक्तियां थे, जो तानाशाही शक्तियां, राजतांत्रिक शक्तियां थी, जैसे यूरोप के जार निकोलस द्वितीय, और जो ऑस्ट्रिया का विलियम द्वितीय था, वह अपने को आक्रामक अपना प्रसार करना चाहता था। तो इससे भी बहुत सारे इतिहासकारों ने इन लोगों को भी उत्तरदायी ठहराया है प्रथम विश्व युद्ध का। और इसका जो तात्कालिक कारण था, आप जानते ही हैं कि जो 28 जून 1914 को जो ऑस्ट्रिया का राजकुमार था फ्रांसिस फर्डिनेंड, वो अपनी पत्नी के साथ वह सर्बिया जाता है, क्योंकि सर्बिया पर ऑस्ट्रिया का अधिकार था, उसके क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। और वहाँ के जो सर्बिया के उग्र राष्ट्रवादिया लोग थे, उन्होंने राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम में आकर जो फ्रांसिस फर्डिनेंड था और उसकी पत्नी था, एक टाउन हॉल में, एक सभा में भाग लेने जा रहा था, उसी वक्त उसकी हत्या कर दी।
और ऑस्ट्रिया इससे विक्षुब्ध होकर उसको अल्टीमेटम दिया कि भैया जो ये हत्या किया है उसको हमको भेजो, जो ऑस्ट्रिया के विरुद्ध जो वहाँ जो तत्व क्रियाशील है, कार्य कर रहा है, उसको सबको प्रतिबंधित करो। ऑस्ट्रिया ने उसको अल्टीमेटम को नहीं माना और ऑस्ट्रिया ने 28 जुलाई 1914 को सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। सर्बिया का जो सहयोगी था उसको जो प्रोत्साहन देता था वह रूस देता था। तो अब सर्बिया का के विरुद्ध जब ऑस्ट्रिया ने युद्ध की घोषणा की तो रूस भी उसके तरफ से आ गया। अब रूस उसके तरफ से आ गया तो फिर तो ऑस्ट्रिया का जो समर्थक था, प्रोत्साहन देने वाला था, वह जर्मनी था। तो जर्मनी ने भी घोषणा कर दी युद्ध की। और आप तो जानते हैं कि जो परंपरागत बैर, पुश्तैनी बैर चल रहा था जर्मनी से फ्रांस के बीच, फ्रांस ने भी अपना जो अपमान का बदला लेने का सुनहरा अवसर देखा, वह भी युद्ध में शामिल। जो ब्रिटेन था वह जो बेल्जियम था उसकी तटस्थता का गारंटी चाहता था, लेकिन फ्रांस तो ऐसा कर दिया, गारंटी दे दिया, लेकिन जर्मनी है उसने बेल्जियम पर आक्रमण कर दिया और 4 अगस्त को जो ब्रिटेन है उसने भी जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। और जो पहले 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 तो जो अमेरिका का राष्ट्रपति था वुडरो विल्सन, अपनी को अमेरिका को तटस्थ घोषित करने का कि भाई ना हम तुम्हारे तरफ से लड़ेंगे ना उसके तरफ से, हम तटस्थ रहेंगे, ताकि पूरा अपना हथियार उथियार है तुम दोनों को देंगे, पैसा भी लो, उधार भी लो, हथियार भी हमसे खरीदो और पूरा मारा मारी अपने अपने में करो, हमको फायदा होगा। देखिए वही जीतता है ना कि जो दूसरे को लड़वाता है। गांव देहात में देखिएगा जो बुद्धिमान होता है, तेज होता है, वह स्वयं नहीं लड़ता है, वो दूसरे को दो को लड़वाता है, अपना फायदा उठाता है। तो देखेंगे कि आप प्रथम विश्व युद्ध में भी और द्वितीय विश्व युद्ध में भी जो अमेरिका है पहले भाग नहीं लेता है, जब सब हार उड़ के थक जाता है तब यह प्रवेश करता है। तो इन्होंने 4 अगस्त 1914 को जो अमेरिका का राष्ट्रपति था वुडरो विल्सन, उसने अमेरिका की तटस्थता की घोषणा की। लेकिन जो जर्मनी था, जो जर्मनी के पनडुब्बी था, वह जो अमेरिका के जो व्यावसायिक जहाज था समुद्रों में उसको डुबाने लगा और एक यात्री जहाज 1917 में लुसिटानिया को डुबा दिया, जिसके बाद जो अमेरिकी राष्ट्रपति है ने 6 जुलाई 1917 को जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और युद्ध अब विश्वव्यापी हो गया। इसको संपूर्ण युद्ध कहा जाता है, न केवल यह यूरोप तक ही सीमित रहा, इसका प्रभाव अमेरिका, एशिया तक रहा। इसमें सिर्फ पेशेवर सैनिक ही भाग नहीं ले रहे थे, गैर नागरिक लोगों को भी निशाना बनाया और पूरे समाज इसमें इस युद्ध में सम्मिलित था। तो यह प्रथम विश्व युद्ध था और इस युद्ध में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसने ब्रिटेन साम्राज्य का समर्थन किया था, क्योंकि इसका जो नारा था प्रजातंत्र के रक्षार्थ के लिए युद्ध लड़ा जा रहा है, तो बड़ा आकर्षक नारा था। लेकिन जब युद्ध हुआ तब यह जो ढकोसला का नारा था वह खोखलापन साबित हुआ और जो भारत था, उपनिवेश था, उसको न आज़ादी दी गई, न कोई स्वायत्त शासन दिया गया और जो शोषण का स्वरूप था वह बरकरार रहा। इसको देख लेते हैं क्या क्या पूछता है। अगर आपको कारण पूछे प्रथम विश्व युद्ध का तो साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा, जो गुप्त संधियां हुआ था, ये पूछता है कभी कभी कि त्रिगुट संधि किसके किसके बीच हुआ था। तो जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया। त्रिगुट संधि पूछता है किसके किसके बीच हुआ, यतांत कॉर्डिनल है या फ्रांस और इंग्लैंड के बीच हुआ था, या फ्रांस और इंग्लैंड के बीच। और इसमें जब एक और देश रूस शामिल हो जाता है तो यह ट्रिपल अतांत हो जाता है, जो उसके विरोध में जो ऑस्ट्रिया जर्मनी था उसके विरोध में यह ट्रिपल अतांत, यह पूछता है कि संधि ट्रिपल अतांत। उसके बाद यूरोप में तनाव, क्योंकि जो यूरोप के जो
और क्षेत्रों के लिए छीना झपटी कर रहा था कि भैया ये हमारा है, यह हमारा है। इसलिए क्या हुआ, वहाँ असुरक्षा, तनाव, संघर्ष यूरोप में बढ़ गया। जैसे ही जो असुरक्षा का भाव होगा, डर का माहौल होगा, वहाँ हथियार उथियार का विकास मतलब निर्माण बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इससे सशस्त्रीकरण का होड़ पूरा बढ़ गया। उग्र राष्ट्रवाद कि भैया हमारा राष्ट्र ही सबसे बढ़िया है, तुम्हारा नहीं है, कमजोर है। इससे क्या हुआ, तनाव और बना। अधिनायक शक्तियों की आक्रामकता, जो रूस का जार निकोलस द्वितीय था, ऑस्ट्रिया का जो विलियम द्वितीय था, उसने आक्रामक आक्रामक नीति अपनाया, जिसके कारण विभिन्न क्षेत्रों में संघर्ष हुआ। और समाचार पत्रों द्वारा विचार, अधिप्रचार, दुष्प्रचार किया जा रहा था, होता था थोड़ा सा, उसको बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता था। इससे क्या होता था कि एक दूसरे राष्ट्र के प्रति क्या असुरक्षा का भाव और जागा, और शत्रुता बढ़ी, कठोरता बढ़ी। और तत्कालिक कारण सबसे ज्यादा पूछता है, आपको एग्जाम में पूछेगा कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था। तो जो 28 जून 1914 है, उसको ऑस्ट्रिया के राजकुमार जो फ्रांसिस फर्डिनेंड है, वह अपनी पत्नी के साथ गया था ऑस्ट्रिया, वहाँ सर्बिया में घूमने गया था। और वहाँ सर्बिया सर्बिया पर ही अधिकार जमाए हुए था। तो वहाँ के लोग थे, आक्रोशित था युवा, और इसको क्या किया, पत्नी के साथ उसके गाड़िए पर कूद गया और उसकी हत्या कर दी सर्बिया में, बोस्निया में। तो इसको तत्कालिक कारण ऑस्ट्रिया के राजकुमार फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या है, यह पूछता है, आपको परीक्षा में पूछेगा। फिर आपको पूछेगा कि जो प्रथम विश्व युद्ध है उसका आरंभ कब हुआ था। इसका जो तारीख है उसको आप याद रखेंगे, 28 जुलाई 1914। और इस गुट, यह काफी महत्वपूर्ण है, यह इसमें दो गुट थे। प्रथम विश्व युद्ध में दो गुट था। एक गुट कौन था, मित्र राष्ट्र, ये इसको प्रजातांत्रिक देश भी कहते हैं, क्या है कि इस गुट का जो अधिकांश देश था वह लोकतांत्रिक देश था। और दूसरा गुट था धुरी राष्ट्र, या धुरी गुट, या राजतांत्रिक राष्ट्र, क्योंकि इसमें जो ज्यादातर देश थे वह राजशाही थे, राजतांत्रिक शासन वहां था। तो फ्रांस फ्रांस था, इसमें ब्रिटेन था, रशिया था, और संयुक्त राज्य अमेरिका था, इटली था, और जापान था। कभी कभी आपको पूछेगा कि प्रथम विश्व युद्ध के समय वहाँ का प्रधानमंत्री फ्रांस का कौन था, यह पूछा है। तो जॉर्जेस क्लेमेंसो वहाँ का था। यह तो बीपीएससी पूछ चुका है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। तो इसको काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा, डेविड लॉयड जॉर्ज, यह उस समय का ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। रशिया का जार निकोलस द्वितीय था, यह वहाँ राजशाही था, वहाँ रोमनो वंश का शासन चलता था। कभी पूछता है कि जार निकोलस द्वितीय किस वंश का था, तो यह रोमनो वंश का था। और संयुक्त राज्य अमेरिका का जब राष्ट्रपति था वुड्रो विल्सन था। इसने 4 अगस्त 1914 को कहा कि भैया हम तटस्थ रहेंगे, तटस्थ घोषणा की। लेकिन यही 6 अप्रैल 1917 को जर्मनी के विरुद्ध, जब इसका जहाज जर्मनी के पनडुब्बियों के द्वारा डुबाया जाने लगा, तब कहा कि न भैया अब हम भी तुम्हारे विरुद्ध युद्ध कर देंगे। तो ये इसने 6 अप्रैल 1900 पूछता है कि जो अमेरिका है प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ था। यह डेट काफ़ी आपको महत्वपूर्ण है, तो इसको याद रखेंगे। इटली पहले 1 वर्ष तक वह जर्मनी के साथ था, लेकिन बीच में देखा कि भैया अब इधर मौका न है, उधर ज़्यादा फायदा होगा, तो ये भाग के उधर से इधर आ गया। तो 1 साल बाद यह इटली इधर चल रहा था, मित्र राष्ट्र की तरफ। पहले तो ये धुरी राष्ट्र की तरफ, लेकिन बाद में यह मित्र राष्ट्र की तरफ आ गया था। और इटली का जो उस समय प्रधानमंत्री था एमेनुअल ऑरलांडो था, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको याद रखेंगे। और जापान नया नया शक्ति बना था एशिया में, तो उसका भी महत्वाकांक्षा था कि भाई हमारा एशिया में और अन्य जगह हमारा भी गुलाम हो, गुलाम देश हो। तो इसलिए इसने जापान ने प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के तरफ से लड़ा था। जर्मनी जो यहाँ का विलियम द्वितीय शासक था, काफ़ी बार पूछेगा आपको कि यहाँ का शासक कौन था, तो विलियम द्वितीय। ऑस्ट्रिया, तुर्की। देखिए जो फ्रांस है
इसका तो परंपरागत शत्रु जर्मनी था, क्योंकि इसको पराजित करके ही अपना जर्मनी ने एकीकरण किया था। या ब्रिटेन, यह जो बेल्जियम है उसको गारंटी चाहता था, लेकिन जर्मनी ने इस पर बेल्जियम पर आक्रमण कर दिया, तो ई शामिल हो गया युद्ध में। रशिया रशिया क्या था, यह सर्बिया था ना, उसको सहयोग देता था। जब ऑस्ट्रिया सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर देता है, तो रशिया सर्बिया के तरफ से युद्ध में शामिल हो जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका को तो आपको बताया पहले तटस्थ रहता है, लेकिन 6 अप्रैल 1917 को जब जर्मनी इसको पनडुब्बियों से समुद्री जहाज़ों को इसको डुबाने लगता है, तब यह शामिल हो जाता है। और इटली तो पहले उसी के तरफ रहता है, धुरी राष्ट्र के तरफ, लेकिन बाद में देखता है कि इधर काम न चलेगा, उधर ज़्यादा फायदा है, तो यह पलटी मार देता है। और जापान, यह सैनिक और आर्थिक रूप से एक नया एशिया का शक्तिशाली देश बना था, बल्कि कहा कि भैया अब हमरो कुछ चाहिए, हमरो शक्ति अब ज़्यादा हो गलो, तो ये भी अपना उपनिवेश बनाने के लिए इधर था। और तुर्की तुर्की भी कहाँ, वो भी तो साम्राज्य था, साम्राज्यवादी वहाँ शासन चल रहा था, तो वो भी इसके जर्मनी की तरफ से शामिल हो गया। जैसे 11 नवंबर 1918 को जब जर्मनी ने अपने को आत्मसमर्पण कर दिया, तो युद्ध की समाप्ति हो गई। और पूछा है कि युद्ध कब समाप्त हुआ, तो 11 नवंबर 1918 को ही औपचारिक रूप से प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति माना जाता है। तो इसका परिणाम क्या हुआ? सबसे बड़ा जो परिणाम हुआ वह राजनीतिक था। राजनीतिक में पहला परिणाम हुआ कि जो यूरोप के प्राचीन राजवंश थे, जैसे जर्मनी में जो होहेनजोलबर्ग राजवंश का शासन था, रूस में जो रोमनो वंश का शासन था, या फिर तुर्की में जो उस्मानिया वंश का शासक था, और ऑस्ट्रिया या हंगरी का जो हैब्सबर्ग वंश का जो शासन चलता था, यह इसका शासन अब समाप्त हो गया। दूसरा जो महत्वपूर्ण राजनीतिक परिणाम हुआ कि अमेरिका एक महाशक्ति के रूप में यहीं से उदय होता है, और उसकी चाहे न चाहे वैश्विक भूमिका अब काफ़ी बढ़ गई थी। तीसरा जो महत्वपूर्ण कारण था, परिणाम हुआ, वह कि जो अधिनायकवाद शक्तियाँ था उसका उदय का कारण बना। जैसे इस युद्ध के बाद जो पेरिस की संधि की गई थी, उसके विरोध में जो वर्साय संधि हुआ था जर्मनी के साथ, और इटली का जो आकांक्षा था उसको पूरा नहीं पेरिस सम्मेलन में हुआ, इसलिए इटली में जो फांसीवाद का मुसोलिनी के नेतृत्व में उदय हुआ, और जर्मनी में नाजीवाद एडोल्फ हिटलर के नेतृत्व में उदय हुआ। और एक महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि जो वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए जो कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था नहीं था, जो विवादों के माध्यम से दो राष्ट्र के बीच अगर कोई विवाद होता, आप गाँव में भी देखेंगे कि अगर दो व्यक्ति के बीच विवाद होता है, तो जो आसपास के जो लोग होते हैं, पंच होते हैं, उसको सुलझाते हैं। तो जो अंतर्राष्ट्रीय जो संधि समझौता को लागू करवाने के लिए या राष्ट्रों के बीच विवाद सुलझाने के लिए लीग ऑफ नेशंस का गठन किया, राष्ट्र संघ की स्थापना। इसका प्रणेता जो सूत्रधार था वह अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन था। उसने 14 सिद्धांत प्रतिपादित किया था। लेकिन जो अमेरिका का जो कांग्रेस है, उसको सांसद की कांग्रेस कहा जाता है, पूछता है। और इसके दो सदन होते हैं, एक सदन होता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और दूसरा होता है सीनेट। तो सीनेट था, उसने इसको अस्वीकार कर दिया लीग ऑफ नेशन, इसलिए यह काफ़ी कोई बड़ा सार्थक पहल नहीं कर सका। और चौथा जो एक महत्वपूर्ण परिणाम हुआ वह कि जो 1917 में जो बोल्शेविक क्रांति हुआ था लेनिन के नेतृत्व में, उसके बाद जो रूस था वह अपने को युद्ध से अलग कर लिया, और उसने जर्मनी के साथ ब्रेस्ट लिटवोसक की संधि की और युद्ध को वापस हो गया।
इसका राजनीतिक परिणाम। आर्थिक परिणाम हुआ कि इसमें अपार जन की क्षति ही नहीं, धन की भी क्षति हुई। सभी पक्षों को मिलाकर कहा जाता है कि 18 करोड़ 60 लाख पाउंड डॉलर खर्च हुआ था इस युद्ध में, व्यय हो गया था। उसके बाद जो मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए जो मुद्रास्फीति बढ़ गया था, क्योंकि जो प्रत्येक देश ने दूसरे देश से कर्ज लिया था या जो कागजी मुद्रा था उसको बहुत बड़े पैमाने पर छापा था, जिससे क्या था, मुद्रास्फीति बढ़ गई थी, ये समस्या खड़ी हो गई थी। और जो अब क्या होगा, अब जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वह एक दूसरे पर निर्भर होने लगा, व्यापार का अंतर्राष्ट्रीयकरण। सामाजिक परिणाम क्या हुआ कि इसमें जो नस्लीय भेद था उसको, जो मिथक था उसको चकनाचूर कर दिया। जैसे कि आप देखेंगे कि पहले जो गोरा होता था उसको अजय माना जाता था, लेकिन जो प्रथम विश्व युद्ध में जो भारतीय सैनिक भी ब्रिटेन से लड़ने गए, जब यूरोपीय मोर्चे पर उन्होंने लड़ा तो देखा कि जिस तरह से हम लोग पराजित हो जाते हैं, वह ये अंग्रेज भी जो सैनिक है वह पराजित हो जाता है, बेबस है, लाचार है, हताश है। तो उसमें क्या हुआ कि जो अब पहले सर्वोच्चता था कि गोरी चमड़ी वाला जो गोरा चमड़ा होगा वह अजय होता है, उसको नहीं पराजित किया था। तो वह भारतीयों में, सैनिकों में वह जो मिथक था, वह जो धारणा था, वह चकनाचूर हो गया। और इसका तकनीकी परिणाम हुआ कि जो युद्ध काल में जो टैंकों का, वायुयानों का, पनडुब्बियों का जो आविष्कार हुआ था, जिसने वैज्ञानिक प्रगति को और आगे बढ़ाया। और सांस्कृतिक परिणाम हुआ कि जो पहले जो युद्ध और हिंसा की जो साहित्य में स्थान दिया जाता था, अब वो मानवतावादी और समाजवादी हो गया। और जो युद्ध है उसको अब बुरे नज़र से देखा जाने लगा। और सामाजिक परिणाम जैसे बताएं कि इसमें स्त्रियों की दशा बेहतर हो गई थी, ताकि सब जितने भी युवा थे, पुरुष थे, वो तो युद्ध में लगे हुए थे, चले गए थे सैनिक के रूप में। तो कल कारखानों में, खेतों में काम करने के लिए क्या था, महिलाओं को लगाया गया। इससे महिलाओं को जो अपना समर्थ था, अपना शक्ति था, आत्मविश्वास है, उसको बना कि भैया ना हम भी कुछ कर सकते हैं, हम उससे कम, पुरुषों से कम क्यों है। तो उसको स्थिति में बेहतर हुआ। और 1908 इसी का परिणाम देखेंगे कि 1918 में पहली बार वहाँ ब्रिटेन में महिलाओं को मताधिकार देने का अधिकार दिया गया। तो यह काफ़ी बड़ा परिवर्तन था। इसमें भारत का क्या रुख है, जैसे कि यह युद्ध प्रजातंत्र की रक्षा के नाम पर लड़ाया गया, लेकिन यह तो ढकोसला था, सिर्फ अपने को जो उपनिवेश था, साम्राज्यवाद था, उसको बचाने के लिए झूठ मूठ का नारा दिया गया था। लेकिन यह नारा आरंभ में दिया गया था तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी इस युद्ध का समर्थन किया था, ब्रिटेन का समर्थन किया था इस युद्ध में। लेकिन जैसे ही युद्ध समाप्त हो गया तो आज़ादी तक दूर देने का बात ही छोड़ दी। क्या हुआ कि रॉलेट एक्ट लाया गया, पास किया गया, जालियांवाला बाग हत्याकांड किया गया। उसके बाद जो भारतीय शासन अधिनियम 1919 था, उसमें जो अपेक्षाएं की गई थी वो पूरी तरह निराधार साबित हुई, कोई आशा उससे नहीं रही। तो जो खोखलापन था वह स्पष्ट हो गया, उसका ढकोसला कि हम भैया जो उपनिवेश है उसका आज़ाद कर देंगे। और आज़ाद करने के बाद शोषण और बढ़ गया। और इसी समय 1915 के आसपास जो महात्मा गांधी थे, उन्होंने लंदन में एम्बुलेंस कोर बनाया था, जो युद्ध में घायल सैनिकों को ढोने का काम करता था। और इस युद्ध के बाद फिर ऐसा युद्ध न हो, इसके लिए पेरिस शांति सम्मेलन बुलाया गया था, ताकि अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन कहा था कि यह इतिहास का अंतिम युद्ध होगा। इसीलिए शांति, जो विश्व में शांति हो, सुरक्षा हो, इसके लिए पेरिस में शांति सम्मेलन बुलाया गया था। और इसके जो रहनुमा थे पेरिस शांति सम्मेलन, इसमें तो 32 देश, राष्ट्रों के प्रतिनिधि और राजनयिकों को आमंत्रित किया गया था। यह 1920 के दौरान चला था। और लेकिन इसके जो महत्वपूर्ण प्रणेता थे, जो रहनुमा थे पेरिस शांति सम्मेलन के, वह अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, फ्रांसीसी प्रधानमंत्री क्लेमेंसो, और जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था लॉर्ड जॉर्ज, उसी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इसमें 5 महत्वपूर्ण संधियां हुई, जैसे 28 जून
19 को जर्मनी के साथ वर्साई की संधि हुई, काफ़ी महत्वपूर्ण है यह संधि। उस पे जो संधि थी उसके अनुच्छेद 231 के तहत उस पर तमाम तरह के प्रतिबंध रखे गए। वो 1 लाख से ज़्यादा सैनिक नहीं रख सकता है, पनडुब्बी नहीं रख सकता है, कोई उपनिवेश उसका नहीं रहेगा। उसको बुरी तरह से आर्थिक और सैनिक तौर पर उसको अपंगु बना दिया था। उसी तरह जो तुर्की है उसके साथ सेवरा की संधि की गई थी, जो कि पराजित हुआ था। और उसका जो साम्राज्य था, ऑटोमन साम्राज्य, उसका बंदरवांट कर दिया था। कुछ इटली ले लिया था, कुछ ब्रिटेन ले लिया था, कुछ फ्रांस ले लिया था। और यही सेवरा की संधि के द्वारा जो अपमान किया गया था तुर्की के सुल्तान के, उसके खिलाफ भारत में खिलाफत आंदोलन चलाया गया था, क्योंकि वह उसका आध्यात्मिक भारतीय मुसलमान जो वहाँ का खलीफा था उसको आध्यात्मिक अपना प्रमुख मानता था। उसके बाद ऑस्ट्रिया के साथ संधि किया गया, से जर्मी की संधि। उसके बाद हंगरी के साथ त्रियोनो की संधि की गई। उसके बाद बुल्गारिया के साथ नुई की संधि की गई। तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण संधि थी, इसको देखते हैं। इसका राजनीतिक परिणाम क्या हुआ कि प्राचीन जो यूरोप का राजवंश था, 3-4 महत्वपूर्ण, वह समाप्त हो गया। काफ़ी पूछता है कि रूस में किस वंश का शासक था? रोमनोव वंश। 1917 में जब बोल्शेविक क्रांति हुआ तब वह जो इस वंश का, रोमनो वंश का जो जार निकोलस द्वितीय था, उसका शासन अंत हो गया। ऑस्ट्रिया का हैप्सबर्ग के शासक राजवंश था, उसका भी अंत हो गया। जर्मनी में होहेनजोलर्न राजवंश था। और वहीं तो वाइमर गणतंत्र, जब यह राजवंश समाप्त हुआ तो वहाँ वाइमर गणतंत्र स्थापित हुआ था। और जो आपातकाल स्थितियों में जो मौलिक अधिकार का स्थगन हो जाता है, इसी जर्मनी के वाइमर गणतंत्र से लिया गया है हमारी जो प्रस्तावना है। और तुर्की में उस्मानिया साम्राज्य था, राजवंश का शासन था, उसका समाप्त हो गया। और अधिनायकवाद शक्तियाँ, यह राजवंश कहाँ था, यह विगत परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, आप ध्यान रखिएगा। अधिनायकवाद का उदय, अब पेरिस शांति के सम्मेलन में जो वर्साय की संधि किया गया था, जर्मनी के साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया था, तो उसके खिलाफ क्या हुआ? जर्मनी में एडोल्फ हिटलर के नेतृत्व में नाजीवाद का उदय हुआ। आपसे यह भी पूछ सकता है कि नाजीवाद किस देश में प्रसारित हुआ था? तो नाजीवाद के प्रणेता कौन था? तो एडोल्फ हिटलर। ये देखिए, उसी तरह जो पेरिस शांति सम्मेलन में जब उसको आकांक्षा नहीं पूरा हुआ इटली का, तो वहाँ मुसोलिनी के नेतृत्व में फांसीवाद का जन्म हुआ। फांसीवाद का विकास कहाँ हुआ था, यह पूछता है क्वेश्चन। तो कहाँ? मुसोलिनी के नेतृत्व में, इटली में। और इसका एक जो अमेरिका तो उदय हुआ ही, और इसका एक महत्वपूर्ण राजनीति पर लीग ऑफ नेशंस की स्थापना और राष्ट्र संघ था। तो इसका जो प्रणेता था, इसका जो मुख्य, इसको बनाने में जो हाथ था, वह वुड्रो विल्सन का था। और इसी ने 14 सूत्रीय सिद्धांत प्रस्तुत किया था। लेकिन जो कांग्रेस का एक सदन था, सीनेट, उस जो लीग ऑफ नेशंस की स्थापना का जो बात था, उसको अस्वीकार कर दिया, और यह कुछ ज़्यादा सफल नहीं रहा। और जैसे 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुआ लेनिन के नेतृत्व में, तो समाजवाद है, अब पूरे विश्व में जो गरीब था, मजदूर था, किसान था, उसको प्रेरणा देने का काम किया, साहस दिया। और 1917 में रूस है, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि के द्वारा, यह काफ़ी बार पूछा है कि रूस ने प्रथम विश्व युद्ध में अपने को वापस कब कर लिया? तो 1917 में। और किस संधि के द्वारा कर लिया तो पूछता है, तो यह ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि, जो कि जर्मनी के साथ किया था। और इसका आर्थिक परिणाम हुआ कि जो बहुत क्षति हुआ था, 18 करोड़ 60 लाख डॉलर सामाजिक की 1918 में। जो महिलाओं ने भागीदारी निभाई थी, उससे उसमें आत्मविश्वास हुआ कि हम भी कुछ कर सकते हैं, किसी से कम नहीं। तो वहाँ संघर्ष चलाया। उसके बाद 1918 में पूछता है कि ब्रिटेन के महिलाओं को मताधिकार कब मिला था, मत देने का अधिकार कब मिला था? तो इसको याद रखेंगे, 1918। वायुयान, टैंक, जहाज, पनडुब्बियाँ, ये सब बना। तो तकनीकी विकास हुआ बायोलॉजी के क्षेत्र में, जीव विज्ञान के क्षेत्र में विकास, सांस्कृतिक और जो साहित्य का जो
केंद्र हो गया वह मानवतावादी और समाजवादी हो गया। और भारत को देख लेते हैं, भारत की इसमें क्या भूमिका था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ब्रिटेन साम्राज्य को इस युद्ध में ब्रिटेन का समर्थन किया था, क्योंकि वह प्रजातंत्र के नाम पर लड़ रहा था तो समर्थन किया था, लेकिन बाद में वह भारत को आज़ाद नहीं किया। और 1915 में लंदन में एम्बुलेंस कोर की स्थापना महात्मा गांधी ने किया था। आपको पूछता है कि एम्बुलेंस कोर को किसने स्थापित किया था, तो गांधी ने। कभी कभी पूछता है कि एम्बुलेंस कोर गांधी ने कहाँ बनाया था, तो लंदन में। और इसका कार्य क्या था, तो यह युद्ध में घायल सैनिकों को ढोता था। और पेरिस शांति सम्मेलन 1919-20 में हुआ था। तो इसमें पूछता है कि कौन सी संधि किस देश के साथ हुआ था, तो इसको आप जरूर याद रखेंगे। जैसे काफ़ी महत्वपूर्ण पहला संधि था वह वर्साई की संधि था, यह जर्मनी के साथ हुआ था। यह 28 जून 1919 को। या तो डेट पूछता है कि वर्साई की संधि कब हुई थी, 28 जून 1919। या पूछता है कि वर्साई की संधि किसके साथ की गई थी, जर्मनी के साथ। या पूछेगा आपको कि जर्मनी के साथ कौन सी संधि की गई थी, तो वर्साई की संधि। उसी तरह शेवरा की संधि जो तुर्की के साथ किया गया था, और जो भारत में खिलाफत आंदोलन चलाया गया था उसका एक महत्वपूर्ण कारण यह भी था। और से जर्मे की संधि यह ऑस्ट्रिया के या बुल्गारिया के साथ किया गया था। तो यह प्रथम विश्व युद्ध, उसमें भारत की क्या भूमिका था, और पेरिस शांति सम्मेलन में क्या कौन कौन सी जो संधियाँ हुई थी उसको हम लोग देखे हैं। इसको संक्षेप में हम विश्व इतिहास पढ़ाएंगे तो इसको विस्तृत रूप पर से चर्चा करेंगे, पढ़ाएंगे। अतः आपका हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।